नमस्कार दोस्तों, आज छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के एपिसोड 2 के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे और इसमें मुख्यतः जो झारखंड छोटा नागपुर के इलाके में सर्वे का काम हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। रांची में 1902 से लेकर 1910 तक सर्वे का काम हुआ और रिविजनल सर्वे पुनः 1927 से 1935 के बीच हुआ। अंग्रेज अधिकारी जॉन रेड के नेतृत्व में हुआ। धाल भूमि में 1906 से 1911 के बीच सर्वे का काम हुआ। यह भी सर्वे का काम अंग्रेज अधिकारी जॉन रेड के नेतृत्व में हुआ। हजारीबाग जिला में 1908 से 1915 तक सर्वे का काम हुआ और इस सर्वे का नेतृत्व अंग्रेज अधिकारी जेडी स्टीफन ने किया। कोल्हान का जो इलाका है वहाँ सर्वे 1913 से 1918 के बीच हुआ। यहाँ A.D. टूटके अंग्रेज अधिकारी ने सर्वे का काम किया। सरायकेला में 1925 से 1928 के बीच सर्वे का काम हुआ। यहाँ K.S.S.A. हकीम अधिकारी के नेतृत्व में सर्वे का काम हुआ और पलामू प्रमंडल में T.W. ब्रिज अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1913 से 1920 तक सर्वे का काम हुआ। आज हम लोग खासकर पलामू प्रमंडल में जो सर्वे का काम हुआ है उस पर बातचीत करेंगे। अठारह में पलामू जिला लोहरदगा जिला से अलग होकर नया जिला के रूप में बना। इससे पहले पलामू लोहरदगा जिला का सब डिवीज़न हुआ करता था और उस समय का जो पलामू जिला की चौहद्दी थी, उत्तर में सोन नदी जो कि शाहबाद जिला से अलग करती थी, दक्षिण में गुमला एवं सदर सब डिवीज़न रांची, पूरब में गया एवं हजारीबाग, पश्चिम में सरगुजा एवं मिर्ज़ापुर जिला पड़ता था। पलामू जिला में जो रेवेन्यू सिस्टम था उस समय रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, राजस्व संबंधी जो ढांचा थी, उस संदर्भ में पता चलता है कि पलामू जिला को 4 परगना में विभाजित किया गया था। पलामू, बिलौंजा, जपला एवं टोरी, और इन परगना को तपा में विभाजित किया गया था। पलामू परगना के अंतर्गत 30 तपा आते थे, जिसमें मुख्यतः तपा गवावल, सिरहे, मेराल, उटारी, अमहर, छपरवार, तलया, दूरगंज, पांडु, चिचरिया, बारी, कोट, इमली, देवगन आदि। बिलौंजा परगना में 4 तपा आते थे, परौरा, पहाड़ी, डेमा और खैरा, जबकि जपला परगना में एक ही तपा आते थे, माहुल महल। टोरी में कोई तपा नहीं था। इसके बाद 2 अनुमंडलों में विभक्त किया गया। एक सदर अनुमंडल जिसके अंतर्गत डाल्टनगंज, छतरपुर, पाटन, हुसैनाबाद, गढ़वा और रंका, और लातेहार सब डिवीज़न में अनुमंडल में बालूमाथ, लातेहार, महुआ डांड
ये 2 अनुमंडल थे। 1955 में एक तीसरा अनुमंडल के रूप में गढ़वा अनुमंडल बना, जिसके अंतर्गत गढ़वा और रंका रेवेन्यू थाना आया। इन जो 2 अनुमंडल और 9 रेवेन्यू थाना बने थे, इन रेवेन्यू थाना के अंतर्गत 20 पुलिस स्टेशन बनाए गए और अंचल कम ब्लॉक, उस समय जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हुआ करते थे, उन्हीं के अंतर्गत अंचल का कार्य भी वही निष्पादित किया करते थे। ब्लॉक प्रखंड विकास के संबंधी कार्यों को और अंचल यानी कि जमीन संबंधी मामले को भी वो देखा करते थे। डाल्टनगंज में जो डाल्टनगंज पुलिस स्टेशन था, थाना था, उसमें 2 भाग में बांटा गया था। एक डाल्टनगंज पूर्वी, डाल्टनगंज पश्चिमी। गढ़वा थाने को गढ़वा उत्तरी, गढ़वा दक्षिणी। हुसैनाबाद में थाना के अंतर्गत हुसैनाबाद अंचल कम ब्लॉक हुआ करते थे। भवनाथपुर के अंतर्गत भवनाथपुर पूर्वी और भवनाथपुर पश्चिमी हुआ करते थे। नगर उटारी के अंतर्गत 2 अंचल कम ब्लॉक हुआ करते थे, जिसमें नगर उटारी उत्तरी, नगर उटारी दक्षिणी। विश्रामपुर थाना के अंतर्गत विश्रामपुर ब्लॉक सह अंचल कार्यालय हुआ करते थे। हरिहरगंज के अंतर्गत हरिहरगंज में ही अंचल सह प्रखंड कार्यालय हुआ करते थे। छतरपुर में भी छतरपुर थाना के अंतर्गत छतरपुर प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय हुआ करते थे। पाटन में भी पाटन थाना के अंतर्गत भी पाटन ब्लॉक कम अंचल कार्यालय हुआ करते थे। लेस्लीगंज में भी थाना के अंतर्गत लेस्लीगंज कम ब्लॉक कम अंचल कार्यालय हुआ करते थे। मनातू में भी मनातू थाना के अंतर्गत मनातू प्रखंड सह अंचल कार्यालय हुआ करते थे। पांकी में भी पांकी अंचल कार्यालय प्रखंड कार्यालय एक साथ हुआ करते थे। रंका थाना में भी रंका अंचल प्रखंड कार्यालय एक साथ हुआ करते थे। भंडरिया थाना से भी भंडरिया थाना से भंडरिया अंचल सह ब्लॉक कार्यालय एक साथ हुआ करते थे। चंदवा से भी चंदवा में भी एक प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय हुआ करते थे। बालूमाथ में भी बालूमाथ प्रखंड सह अंचल कार्यालय। लातेहार में लातेहार थाना के अंतर्गत 2 जोन में बटा था, एक लातेहार पूर्वी, एक लातेहार पश्चिमी। गारू थाना में गारू प्रखंड सह अंचल कार्यालय हुआ करते थे। बरवाडी में बरवाडी थाना के अंतर्गत बरवाडी प्रखंड सह अंचल कार्यालय हुआ करते थे। महुआडार थाना के अंतर्गत एक प्रखंड सह अंचल कार्यालय हुआ करते थे। ये रेवेन्यू के सिस्टम हुआ करते थे और इस रेवेन्यू सिस्टम के अंतर्गत ही कर वसूली का काम किया जाता था। और अब हम लोग देखेंगे कि सर्वे के दरमियान ही जो वर्गीकरण किया गया है ज़मीनों का, तो वह ज़मीन का वर्गीकरण किया गया है आपको TW ब्रिज के रिपोर्ट के अनुसार। धान खेत 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में विभाजित किया गया था। जो 1 नंबर से 3 नंबर के जो उत्तरोत्तर हम बढ़ते हैं तो वो अच्छा धान खेत कहा जाता था। जैसे 1 नंबर से अच्छा 2 नंबर, 2 नंबर से अच्छा 3 नंबर वाले अच्छा होते थे। टाण का भी वही वर्गीकरण है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो काश्तकार हैं, काश्तकारों का विभाजन सर्वे के दरमियान जो किया गया है वह इस प्रकार से है। टेन्योर होल्डर भी एक काश्तकार थे,
यह एक जो भूधारक हुआ करते थे वो भी एक काश्तकार थे जिसको टेनेंट होल्डर कहा जाता है। ये एक फिक्स, इनका रेंट फिक्स होता था और इनका रेंट बढ़ाया नहीं जा सकता था। या और यह एक टेनेंट होल्डर के अंतर्गत, एक मध्यवर्ती के अंतर्गत दूसरे मध्यवर्ती भी हो सकते थे, जो एक रैयत के रूप में ही ये होते थे। दूसरा है सेटल्ड रैयत, यानी बंदोबस्त रैयत। जो व्यक्ति लगातार 12 वर्षों तक किसी गांव का रैयत होता था, वह वहाँ का बंदोबस्त रैयत बन जाया करता था। तीसरा है ऑक्यूपेंसी रैयत, अधिभोगीधारी रैयत। प्रत्येक बंदोबस्त रैयत गांव में ऑक्यूपेंसी हक रखता था, कायमी हक रखता था। नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, यह ऐसे रैयत को कहा जाता था जो भूस्वामी के सहमति से निर्धारित समय के लिए कर निर्धारित करके आपस में जमीन का जोत कोड़ करते थे। जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, इस तरह से भूस्वामी और रैयत के बीच साल दर साल कर भुगतान को लेकर जो आपस में कंप्रोमाइज होता था, समझौता होता था, उसके तहत खेती करने वाले रैयत को नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत कहा जाता था। अंडर रैयत जो होते थे ऑक्यूपेंसी रैयत के अंतर्गत ही ये आते थे। और इसके बाद एक अंडर रैयत को हिंदी में दर रैयत भी कहते हैं। और उस समय जो पलामू प्रमंडल थी, उस समय रैयतों का जो डिवीज़न था, जो यहाँ पर जनसंख्या थी, उस जनसंख्या में जातिगत आधार पर अगर हम देखें तो उसमें उस समय ब्राह्मण 30,883 थे, चमार 32,123 थे, दुसाद 31,872, अहीर 48,100, कहार 30,848, लोहार 13,184, कोयरी 22,543, मलाह 11,401, राजपूत 27,083, तेली 19,194, बढ़ई 8,051, धोबी 6,771, भोक्ता 1,51,917, भूइयाँ 81,401, चेरो 16,602, खरवार 53,331, कोरवा 11,803, उरांव 36,611, बिनिहास 1,414, किसान 5,108, मुंडा 3,724, परहिया 8,739, गड़ेरी 6,635, हजाम 9,123, कांदू 7,120, कायस्थ 3,987, कुम्हार 8,976, कुर्मी 5,516, रजवार 7,005, रौनियार 6,962, मोहम्मडन में जोलहा 34,827, पठान 7,734, शेख 4,971 इस पलामू जिला में, तत्कालीन पलामू जिला में निवास करते थे। और इसको अगर हम ध्यान दे कर देखें तो इस इलाके में 40% के लगभग आदिवासी निवास करते थे। इस इलाके में आदिवासी कितना निवास करते थे? तो 40% के अकेले आबादी आदिवासियों की थी जो निवास करते थे। और इसके अलावे अनुसूचित जनजाति यानी कि जिनको एससी कहते हैं, उनकी लगभग 23% आबादी थी। और उस समय जो माने पिछड़ा वर्ग जो अभी का है, उस समय 27% हुआ करता था। तो ये एक सामाजिक इक्वेशन था। और ऐसे में समझ लीजिए कि हम लोगों को
जो ये जो सामाजिक और खेतों की स्थिति और काश्तकारों का जो विभाजन था वो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि इतना कई वर्गों में विभाजित थे। इसी तरीके से भूधारक, जिनको टेन्योर्स बोलते हैं और मध्यवर्ती कहते हैं, गांव घर की भाषा में इसको जमींदार भी लोग कहते हैं, इनकी जो कैटेगरी थी ये एक जागीर हुआ करते थे। यह राजा के द्वारा बनाया जाता था, जो राजा के यहाँ सेवा देने का काम करते थे, ऐसे लोगों को जागीर प्रदान की जाती थी। दूसरा था खरपोशहीन हयाती। स्टेट के जो महिलाएं होती थी उनको जीवन पर्यंत उपयोग के लिए भूमि दी जाती थी, इसको खरपोशहीन हयात बोला जाता था। और उनकी मृत्यु के बाद जिन महिलाओं को यह ज़मीन दी जाती थी, उनकी मृत्यु के बाद यह पुनः वास्तविक स्टेट को लौट जाया करता था। स्पेशल खरपोश शादी के समय स्टेट के लड़कियों को दिया जाता था, जिसको कि सिंदूर तारी कहा जाता था। तमलिक खरपोश स्टेट के बेटी या बहन को विवाह के समय दिया जाता था। अगर कोई पुरुष वंशज नहीं हुआ तो वह पुनः वास्तविक स्टेट को वापस लौट जाया करता था। खरपोश सामान्यतः परिवार के सदस्य को दिया जाता था और राजा का इच्छा जिसको देने के लिए हुआ उसको भी दिया जा सकता था। खैरात टेन्योर, सामान्यतः खैरात टेन्योर जो हुआ करता था वह इस नाम से इस इलाके में जाना जाता था। खैरात, ब्रीत, कुशब्रीत, ब्रह्मोत्तर, देवोत्तर आदि नाम से इस इलाका में जाना जाता था। एक मोकरीर टेन्योर यानी कि भूधारक एक प्रकार में मोकरीर भूधारक भी होते हैं। सामान्यतः जब किसी स्टेट को पैसा घट जाता था, पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, तो वह पैसा लेकर स्टेट को दूसरे व्यक्ति से बेच दिया करते थे और उस पर कर निर्धारित कर दिया जाता था। इसको मोकरीर टेन्योर बोलते हैं, इसको मोकरीर भूधारक बोलते हैं। और मोकरीर भूधारक भी दर मोकरीर भूधारक की नियुक्ति कर सकता था। उसको पैसे की ज़रूरत होने के बाद एक कर निर्धारित करके या उसे प्रदान कर सकते थे। अब उस समय जो सिस्टम था रेवेन्यू का, उसमें जो गांव थे, जो स्टेट थे, उन स्टेट जो होते थे वह दो प्रकार के होते थे। एक जो जागीर जमींदार मध्यवर्तियों के निगरानी में डायरेक्ट होता था और एक उस समय अंग्रेज सरकार के डायरेक्ट मैनेजमेंट में होता था, जिसे इनकम्बर्ड ऑफ स्टेट के नाम से आप हम सभी लोग जानते हैं। यानी कि जो स्टेट जमींदार राजा के पास थे उसमें समझ लीजिए कि आवास कर लगाया जाता था, विभिन्न तरह का कर लगाया जाता था उन लोगों के ऊपर। और यह कर जो लगाया जाता था वो आज के दृष्टि में आप देखेंगे तो कहीं से उसको उचित आप नहीं कह सकते हैं। तो जो कर लगाया जाता था, यह कर जमींदार जागीरदार के इलाके में लगाया जाता था, लेकिन अंग्रेज गवर्नमेंट के नेतृत्व में यानी कि इनकम्बर्ड ऑफ स्टेट के पास जो ज़मीन थे उसमें यह कर लागू नहीं था, यह कर नहीं लगता था। जो जागीर जमींदार के स्टेट में जो कर लगते थे उसका कर का जो नाम है सलामी। सलामी में 3 तरह के कर होते थे। गांव के रैयत दशहरा पूजा में जमींदार या जागीरदार को 1 से 2 रुपया कर दिया करते थे और जमींदार के बेटे को 1 रुपया सलामी बबुआन के नाम से कर देते थे। जमींदार जागीरदार के महलों में पूजा करने के लिए सलामी ठकुराई के नाम पर 1 रुपया कर दिया करते थे। प्रत्येक गांव से जागीरदार या जमींदार एक बकरा भी लेता था। दीवान रस्म, ये कर का नाम है, ये सब दीवान रस्म। कर के 1 रुपया पर 1 पैसा जागीरदार के दीवान को दिया जाता था। जैसे ज़मीन का टैक्स आपका 1 रुपया हो रहा है तो आपको 1 पैसा टैक्स देना किसको फिर पड़ेगा? तो दीवान जो उस स्टेट का दीवान है उसको दिया जाता था
इसीलिए इसे दीवान रस्म का नाम दिया गया। मुसादी खर्च, यह जो खर्चा है कोई रैयत अपना बकाया पूरा देता था। जैसे मान लीजिए किसी रैयत के पास जमींदार का लोन है और उसको चुकाता था, तो उसमें उसको 1 आना पैसा रैयत को देना पड़ता था। मोहूर खर्च, मोहूर खर्च क्या है? रैयतों को जमीन का कर देने पर रसीद काटने वाला साल में प्रत्येक रैयत से 2 आना रुपया, 2 आना से 4 आना रुपया लेता था। गमी खर्च, ये जमींदार के घर में किसी भी सदस्य की मृत्यु पर प्रत्येक रैयत से 1 रुपया वसूला जाता था। अगला टैक्स था मुकदेखी टैक्स, मुकदेखी कर। जमींदार या जागीर के घर में कोई बेटा या बेटी जन्म लेने पर प्रत्येक रैयत नवजात शिशु का मुंह देखने का 1 रुपया टैक्स देते थे। बारदोनाच टैक्स, जागीरदार प्रत्येक 3 साल में बैल खरीदते थे। गांव में सभी रैयत बैल की कीमत संयुक्त रूप से चुकाते थे। और यदि किसी गांव में ऐसा काश्तकार है जिसके पास 15 या उससे अधिक गाय बैल हों, तो ऐसे काश्तकारों को उसे देना पड़ता था। बेट बेगा, जमींदार के घर में किसी तरह के कार्य करने के कोई भी व्यक्ति जाते थे तो उनको 3 सेर केवल अनाज दिया जाता था। और एक है हरारी। हरारी क्या था? तब प्रत्येक रैयत साल में 3 जागीरदार जमींदार की निजी जोत की जमीन में खेती 3 दिन करते थे, जिसके बदले उन्हें 3 सेर अनाज दिया जाता था। रोपनी के समय में रैयतों को पहले जमींदार जागीरदार का खेत जोतना पड़ता था, रोपनी करनी पड़ती थी और यह लगातार 8 दिन तक कार्य करते थे, जिसके बदले में उन्हें 3 सेर का अनाज दिया जाता था। सुबह का नाश्ता जिसको कि लुकमा बोला जाता था और दिन का भोजन जिसको कलेवा बोला जाता है दिया जाता था। तो ये इस तरीके से लोगों से कर लिया जाता था। जबकि अंग्रेज हुकूमत का जो स्टेट था, अंग्रेज मैंने इनकम्बर्ड ऑफ स्टेट था, उसमें इस तरह का कर नहीं लगाया जाता था। हालांकि ये जो पलामू प्रमंडल का इलाका है, इस पलामू प्रमंडल के इलाके में आपको 1819 में ही यहाँ की जो जमींदारी है, उस जमींदार के प्रथा को समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर अंग्रेज गवर्नमेंट ही यहाँ की जमींदार बन बैठी थी। ऐसा उन्होंने 1817 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो था अंग्रेज़ों का, उसमें रेगुलेशन पास करके ऐसा किया था। और पलामू में सभी स्टेट जागीरदार थे। यहाँ पर कोई भी राजा नहीं था, सभी जागीर और आपको जमींदार हुआ करते थे। इसके खिलाफ में आपको यहाँ के जो टेन्योर होल्डर थे, यहाँ के जो मध्यवर्ती थे, यहाँ के जो जागीरदार थे, इन्होंने बंगाल के नवाब के समक्ष आवाज़ उठाई कि हम लोगों को इसमें उत्तराधिकारी का हक मिलना चाहिए, यानी कि जब हम मर जाएं तो हमारे बाल बच्चों को यह स्टेट उनको मिलनी चाहिए। हस्तांतरण का यानी कि बेचने का भी अधिकार हमको मिलनी चाहिए। इसके बाद उस समय समझिए कि आपको रजिस्टर्ड किया गया। रजिस्टर्ड क्या किया? अंग्रेजों ने रजिस्टर्ड किया। ऐसा समझिए कि टेन्योर अधिकार के रूप में भूधारक के अधिकार को उन्होंने रजिस्टर्ड किया और जो भी समय पर रेंट देने वाले थे उनको रजिस्टर्ड किया गया। उनको रेवेन्यू पेइंग स्टेट बोला गया और रेवेन्यू पेइंग इन राजस्व को प्रदान करने वाला स्टेट। और कुछ टेन्योर जो थे, कुछ भूधारक थे, वो रेंट फ्री हुआ करते थे, उन्हें भी किया गया, जिन्हें मिनिहाई के रूप में बोला जाता है। मिनिहाई के रूप में ये सब उनको बोला जाता है। तो TW ब्रिज के रिपोर्ट के अनुसार जो यहाँ की कर वसूली संबंधी जो व्यवस्था थी, यहाँ के रैयतों का जो स्थिति था,
यहाँ का समझिए कि भूधारकों की जो स्थिति थी उसके आधार पर 2 तरह का अभिलेख तैयार किया गया। एक अभिलेख तैयार किया गया, उसको रिकॉर्ड ऑफ राइट बोलते हैं, अधिकार अभिलेख, जिसे हम लोग खतियान भी कहते हैं। और इस खतियान में पूरा का विवरण दिया जाता था, जैसे खेवट नंबर ऊपर में दर्ज हुआ करता था, और रैयत का नाम, पिता का नाम, गांव का, किस गांव का रहने वाले हैं, किस जाति के हैं, ये सारा विवरण दिया जाता था। खाता, प्लॉट, चौहद्दी, रकबा, कायमी है या दखलकार है, यानी ऑक्यूपेंसी रैयत है या नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है, ये सभी तरह की प्रविष्टियाँ खतियान में की जाती थी। इसलिए आप जब पलामू के प्रमंडल के इलाके में अगर आज भी पुराना खतियान जो 1913 से 20 के बीच बना, उसे आप देखेंगे तो आपको ये दिखलाई पड़ेगा कि रैयत के कॉलम में ही यहाँ के जो मध्यवर्ती थे, यहाँ के जो जमींदार थे, अगर उनकी अपनी निज जोत की ज़मीन होती थी तो वो दर्ज कर दिया जाता था और लिखा क्या जाता था कि बकास लगान पाने वालों का। हम आगे जब चर्चा करेंगे तो इस पर डिटेल से बातचीत करेंगे कि कौन कौन समझिए कि रैयत होते हैं, क्या अधिकार रैयत का था और क्या माने अधिकार था या माने भूधारक का, ये बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। खेवट, दूसरा जो आपको अभिलेख बना उसका नाम था खेवट। यह अभिलेख भूधारक यानी जमींदार मध्यवर्ती के लिए बनाया गया। इसमें यह वर्णित होता था, खेवट नंबर दर्ज किया जाता था, इसके अनुसार किन किन इलाकाओं का कौन कौन भूधारक टैक्स वसूली का काम करेंगे, ये इस खेवट के जरिए पता चलता था। तो ये 2 तरह के महत्वपूर्ण अभिलेख बनाए गए। 1 अप्रैल 1920 से खतियान और खेवट प्रभावी है। तो अब जब हम लोग आगे CNT एक्ट के बारे में, उनके प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये जो 2 अभिलेख बनाए गए इनका आगे भी चर्चा होगा और उसमें हम लोग विशेष रूप से बातचीत करेंगे। ये आज का दूसरा एपिसोड यही समाप्त होता है। आप सभी साथियों को नमस्कार।